बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानी हथियार। जिंदगी की वो रात भी अजीब होती है जब बेतहाशा अंधेरों में भटकते हुए आगे बढ़ो तो अंधेरे महताब निगल चुके होते हैं। हमारे अतराफ अनगिनत सदाओं का एक ऐसा जंगल है जहां हम भटकते हैं, हर गुजरते लम्हे की आंख में खटकते हैं। राख होने वाली है, शाम होने वाली है। रोशनी में सायों का एक मेला सा था, मगर वो तन्हा थी। मौत की पनाहों से जिंदगी निकलती है, जुल्म करने वालों से जुल्म बर्दाश्त करने वालों तक एक ऐसी कहानी जिनकी हंसती बसती दुनिया में जहरीले लोगों ने ऐसा जहर फैलाया कि जिंदगी मिटती चली गई। सुबह का सूरज बुझता चला गया। दौलत की हवस में अंधे हो जाने वाले सफाक शिकारियों का भयानक खेल, एक अनोखी कशमकश का आगाज। मुसन्निफ अमजद रईस। क्रिस किचन में था जब एलेक्स का दिया हुआ सेलफोन बोलने लगा। बेन दूसरे कमरे में कंप्यूटर गेम खेल रहा था, लेकिन खुले दरवाजे से दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। एलेक्स, वहां क्या हो रहा है? क्रिस ने कहा। कुछ अच्छा नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं तुमसे बात करूं, बल्कि किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है, एलेक्स ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी मुलाजमत खत्म कर दी गई है? क्रिस ने पूछा। अभी नहीं। अगर मैं ग्रेस की मौत को भूल जाऊं तो शायद वो मुझे ना निकालें, बल्कि किसी नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करा दें। लेकिन मैं ग्रेस का बदला लूंगी, हर कीमत पर, एलेक्स ने अज़म जाहिर किया। सुनो, मैंने आज हेमाटोलॉजी प्रोफेसर से बात की थी। एलेक्स, उसने मुझे इतना डरा दिया कि गोया मर ही गया हूं। लंबी कहानी का खुलासा यह है कि किसी को कत्ल करने के लिए कैंसर को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर कॉनली खुद ये कर चुका है, क्रिस ने कहा। क्या मतलब? एलेक्स ने पूछा। ओहो, ऐसा उसने चूहे के साथ किया था, क्रिस ने कहा। माय गॉड, काश मैं एक हफ्ते कबल उससे मिल लेती। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे और बेन के लिए रात में किसी को भेज रही हूं, एलेक्स ने आह भरी। किसको? क्रिस ने पूछा। विल क्लिमर, डैडी का पुराना साथी है। वो साहबका होमिसाइड डिटेक्टिव था, अब प्राइवेट काम करता है। उम्र 70 बरस है, लेकिन लगता नहीं है, एलेक्स ने कहा। आने दो, मैं खासा घबरा गया हूं, क्रिस ने कहा। एक और बात बताना चाहूंगी, क्लिमर के जरिए मैंने एक आदमी थोड़ा की निगरानी पर लगा दिया है। क्रिस, ये जरूरी था, एलेक्स ने कहा। मैं समझ सकता हूं, तुम कब वापस आ रही हो? क्रिस ने पूछा। सुबह मीटिंग है, इम्कान है कि वो मेरा बैज और गन रख लेंगे। कागजी कार्रवाई भी हो सकती है। हर मुमकिन कोशिश होगी कि जल्द आ जाऊं, एलेक्स ने कहा। ओके, मीटिंग में पागलपन का मुजाहिरा ना करना, क्रिस बोला। एलेक्स हंस पड़ी। हर एक ही मशवरा ही दे रहा है। क्रिस अपने घर के सोफे पर लेटा हुआ था और बेन बिस्तर पर महवे ख्वाब था। एलेक्स से बात करने के 20 मिनट बाद थोरा ने ग्रीनवुड से कॉल की थी। क्रिस ने खुद को काबू में रखा। वो बेन की नींद खराब नहीं करना चाहता था। गुफ्तगू थोड़ी ही देर में खत्म हो गई। क्रिस उठकर किचन में सैंडविच बनाने आ गया। सैंडविच बनाकर उसने खाना शुरू किया ही था कि डोरबेल ने मुतवज्जा किया। किचन से निकलकर वो दरवाजे तक आया और पीप होल से बाहर झांका। बाहर चश्मा लगाए सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था। क्रिस ने बुलंद आवाज में सवाल किया। विल क्लिमर? जवाब आया। क्रिस ने दरवाजा खोल दिया। क्लिमर दराज कामत था और उम्र के बरक्स मजबूत कदोकाठ का मालिक था। पुश्त पर एक बैग था। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। क्रिस ने हाथ मिलाते हुए उसकी मजबूत गिरफ्त का अंदाजा लगाया। मिस्टर क्लिमर, माजरत ख्वाहों के इतनी दूर आना पड़ा, क्रिस ने कहा। तकलीफ नहीं, तुम मुझे विल कह सकते हो, क्लिमर ने कहा। आओ किचन में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार करता हूं, क्रिस ने किचन की सिमत में इशारा किया। शुक्रिया डॉक, क्लिमर ने उसके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद दोनों टेबल पर शुगले तोआम करते हुए महवे गुफ्तगू थे। तुम सारी जिंदगी एलेक्स के साथ रहे हो? क्रिस ने पूछा। हाँ, यौम पैदाइश से। वो मेरी बेटी जैसी है, क्लिमर ने कहा। ग्रेस की मर्डर थ्योरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्रिस ने सवाल किया। क्लिमर ने गहरी सांस ली। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। इस मामले की तकनीकी सूरत हाल मेरे सर से गुजर जाती है। कत्ल की वारदातों का मेरा तजर्बा बहुत वसी है। मैंने कितने केसेस ऐसे देखे हैं जहां शौहर बीवी से यूं छुटकारा हासिल करता है कि वो हादसा मालूम हो। एलेक्स के पास कोई अहम नुक्ता है। वो वाहिद हस्ती है जिसकी जान बल बहन से आखिरी बात हुई थी। मैं यहाँ एलेक्स की वजह से ही मौजूद हूँ, विल क्लिमर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो चंद रोज कबल ही एलेक्स से मिला हूँ। वो जज्बाती होने के बावजूद होशो हवास में है। उसने मुझे कायल कर लिया है, क्रिस ने कहा।
अगर उसे यकीन ना होता कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वो अपना वक्त यहाँ बर्बाद ना करती, क्लेमर ने कहा। तुम ठीक कहते हो। क्रिस खड़ा हो गया। मैं तुम्हें यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। हॉल के दाएं जानिब गेस्ट रूम है, तुम वहां सो सकते हो, क्रिस ने कहा। तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्लेमर ने पूछा। वो टीवी रूम में सो रहा है। क्रिस रेफ्रिजरेटर की तरफ गया जिस पर इसने आशारिया 38 की गन रखी हुई थी। दफतन वो चौंका और गन उठाकर बोला, विल, तुम्हारी शनाख्त क्या है? क्लेमर ने सर हिलाकर जेब से वॉलेट निकाला, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो दिखाया, फिर पिक्चर होल्डर में से एक तस्वीर निकाली। ये एलेक्स की 9 उम्र की तस्वीर है। वो अपने मरहूम बाप के साथ खड़ी है। काफी है? क्लेमर ने कहा और क्रिस ने अस्बात में सर हिला दिया। चांद की रोशनी बलूत के दरख्त से छनकर मध्यम हो गई थी। घनी शाखों के नीचे ट्रेवर खड़ा मकान की निगरानी कर रहा था। बाइक वो हाईवे के करीब झाड़ियों में छोड़ आया था। उसने दिन चकामोगा शिकारी कैंप में गुजारा था। कैंप जेफरसन काउंटी में था। वो रात होने का इंतजार करता रहा और इस दौरान एंड्रयू की किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। वो गुज़िश्ता रात भी वहां आया था, लेकिन जब उसने औरत को वहां देखा तो ये समझा कि वो गलत मकान पर आ गया है। बीवी को तो टाउन से बाहर होना चाहिए था। उसने दूरबीन से बगौर औरत को देखा और पहचान लिया। वो स्पेशल एजेंट एलेक्स मोर्स थी, डॉक्टर ट्रेवर का दूसरा टारगेट था। वो वहां एलेक्स की मौजूदगी का मतलब मजीद पेचीदगियां था। जिंदगी ने ट्रेवर को सिखाया था कि गैर मुतवक्का की तवक्का रखनी चाहिए, इसलिए वो बदहवास नहीं हुआ था। उसे सोचा था कि एलेक्स मोर्स एक आसान शिकार होगी। ब्यूरो ट्रेनिंग के बावजूद बहरहाल वो यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करती थी, लेकिन एलेक्स ने ट्रेवर को खूब चकफेरियां दी थीं और एक मकान के ड्राइववे में चली गई। बादजा हाथापाई के दौरान उसने बला की मुजाहिमत की, जबकि ट्रेवर के साथ उसका कोई मवाजना ना था। ताहम उसके बाद ट्रेवर को इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि एलेक्स का बैकअप नहीं था। वो तन्हा थी। कल रात डॉक्टर के घर पर उसकी मौजूदगी साबित कर रही थी कि वो सांप से भी बच निकली या फिर होटल ही नहीं गई थी। हरकत में आने का वक्त था। मकान का तफसीली नक्शा इसे एंड्रयू ने फराहम कर दिया था। मकान क्या खासा बड़ा बंगला था। उसके कंधे पर एक बैग मौजूद था। बैग में चेहरे पर लगाने के लिए गैस मास्क और खास किस्म के गॉगल्स भी थे। असल काम गैस सिलेंडर का था, वो भी मौजूद था। बैटरी से चलने वाली एक हैंड ड्रिल मौजूद थी। मकान में जाना कोई मसला नहीं था। वो हरकत पजीर था। गैस मास्क लगाकर उसे सिलेंडर की गैस एयर कंडीशन सिस्टम के जरिए घर के अंदर दाखिल करनी थी। घर में मुकम्मल एसी सिस्टम था। ट्रेवर ने अपना काम बखूबी और सफाई के साथ किया। लाइन में ड्रिल से सुराख करके उसने सिलेंडर की गैस 2 मिनट तक जारी जाने दी। बलाई मंजिल खाली थी। वो वहीं था। काम सरंजाम देकर उसने तसल्ली से 30 मिनट इंतजार किया। बादजा ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। उसे यकीन था कि वहां जो भी होगा वो नींद से गहरी नींद में जा चुका होगा। नीचे पहुंचकर उसने बैग से एल्युमिनियम थर्मोस निकाला जिसमें महलूल से भरी 2 अदद सिरिंजेस रखी थी। वो मास्टर बेडरूम में दाखिल हो गया और जेब से छोटी LED फ्लैशलाइट बरामद की। डॉक्टर क्रिस बनियान और शॉर्ट्स में करवट के बल गाफिल पड़ा था। ट्रेवर ने इत्मीनान से शॉर्ट्स नीचे करके कूल्हे में एक सिरिंज का महलूल इंजेक्ट किया और शॉर्ट्स वापस जगह पर कर दिया। इस दौरान क्रिस महज थोड़ा सा कसमसाया था। सामान समेट कर वो वापस लॉबी में आया। काम खत्म हो गया था। इधर उधर झांकता हुआ वो होम थिएटर तक गया। वहां एक लड़का सोफे पर सो रहा था, गहरी गफलत में। ट्रेवर के दिमाग में खतरे की घंटी उस वक्त बजी जब एक कमरे में उसे आरामदेह कुर्सी में क्लेमर नजर आया। क्लेमर उसके लिए अजनबी था और उसकी वहां मौजूदगी कतई गैर मुतवक्का थी। ट्रेवर ने उसकी तस्वीर खींची। क्लेमर की कुर्सी के करीब एक छोटा सा बैग रखा था। ट्रेवर ने बैग खोला और सन्नाटे में रह गया। अंदर गन रखी थी और हथकड़ियां भी। उसने बैग बंद किया और वापसी की राह पकड़ ली। क्लेमर की मौजूदगी ने न सिर्फ ट्रेवर को गुस्सा दिलाया था बल्कि वो परेशान भी हो गया था। अगरचे वो जिस काम से आया था वो इसने मुकम्मल कर लिया था, लेकिन उसे एहसास हुआ था कि एक रात में बहुत कुछ बदल गया था। क्रिस क्लिनिक में मसरूफियत से फारिग होकर बैठा ही था कि अचानक सर के निचले हिस्से में टीस उठी। सुबह बेदार होने के बाद भी उसने महसूस किया था और एडविल की गोलियां खा ली थी, लेकिन दर्द में शिद्दत थी। टीस उठी और तहलील हो गई। वो हैरान था कि माइग्रेन तो नहीं है। वो गर्दन से हिलाता हुआ सर्जरी रूम से बाहर निकल आया। अपने ऑफिस में आकर उसने फिर एडविल पानी से निकली थी। एलेक्स इंटरव्यू के लिए चूबी कुर्सी पर बैठी थी जिसकी पुष्टगाह अमोदी थी। 2 आदमी और एक औरत कमरे में दाखिल हुए। एलेक्स का वास्ता एक आध बार ही इस किस्म की मीटिंग से पड़ा था और वो अमूमी नौयत का,
लेकिन इस मर्तबा मामला मुख्तलिफ था। एलेक्स ने देखा कि आने वाले तीनों अफराद की आंखों में जारहियत का अंसर पोशीदा था। नशिस्त संभालने के बाद एक आदमी ने ऊपर तले तमाम चार्जेस बताए जो यकीनन डॉटसन ने फराहम किए थे। बादजा औरत ने उस धमकी आमेज पैगाम की नकल एलेक्स के हवाले की जो उसने कल एंड्रयू को रवाना किया था। एलेक्स सोच रही थी कि डॉटसन तक मज़कूरा पैगाम क्यों कर पहुंचा, लेकिन वो आगाह थी कि सवाल करना बेमायने है। अब उन्होंने प्रोसीडिंग का आगाज किया जिसके लिए एलेक्स तैयार थी। स्पेशल एजेंट मोर्स, औरत ने आगाज किया। कार्रवाई खत्म होने से पहले क्या तुम्हें कुछ कहना है? नो मैम, एलेक्स ने मुख्तसर जवाब दिया। औरत की परेशान पेशानी पर एक बल उभर आया। उसने खामोशी से अपने दोनों साथियों को देखा। वो दोनों कुछ नहीं बोले। वो फिर एलेक्स की तरफ मुतवज्जा हुई। एजेंट मोर्स, मौजूदा समात में तुमने कोई दिफा नहीं किया है, लिहाजा आखिरी फैसले तक तुम्हें मुअत्तल किया जाता है। तुम्हें अपना हथियार और बैच छोड़ना होगा। आइंदा ब्यूरो के साथ राब्ते के लिए तुम अटॉर्नी को जरिया बनाओगी, औरत ने कहा। एलेक्स ने खामोशी से FBI का कार्ड और ग्लॉक निकालकर टेबल पर रख दिया। औरत की आंखों में गैर यकीनी की कैफियत नजर आई। कोई ब्यूरो को यूं आसानी से छोड़ सकता है, जबकि इन लोगों ने ब्यूरो के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी थी। एलेक्स ने फर्श पर रखा अपना बैग उठाया और बेपरवाही से बाहर का रुख किया। एजेंट मोर्स, हुक्म से आवाज आई। आखिरी फैसला होने तक तुम वॉशिंगटन से नहीं निकलोगी। एलेक्स जवाब दिए बगैर दरवाजा खुला छोड़कर बाहर निकल गई। अच्छा हुआ या बुरा, वो अब आजाद थी। क्रिस मरीज को देख रहा था जब उसे फोन कॉल की इत्तला मिली। कॉल सेंट स्टीफन स्कूल से आई थी। क्रिस के दिमाग में घंटी बजी। क्या बेन को कुछ हुआ है? बस सरदर्द है, वो घर जाना चाहता है, आवाज आई। सरदर्द? क्रिस की छठी हिस्स फड़की। और मेरे भी सर में दर्द। क्रिस ने स्कूल में बात की कि वो आ रहा है। फिर उसने टॉम केज से दरख्वास्त की कि वो मरीजों को संभाल ले और बेन की हालत के बारे में बताया। फिक्र मत करो, तुम जाओ, टॉम केज ने कहा। क्रिस ऑफिस की तरफ लपका। वहां मेज पर एलेक्स वाला फोन मैसेज का इशारा कर रहा था। फोन उठाकर वो बाहर निकल गया। गाड़ी ड्राइव करने से पहले उसने एलेक्स से राब्ता किया। क्रिस, एलेक्स की आवाज आई। हाँ, क्या हुआ? क्रिस ने पूछा। मुझे मुअत्तल कर दिया गया है। आखिरी फैसला मौखर है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं भी एक आम शहरी हूँ, एलेक्स ने कहा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्रिस ने पूछा। मुझे वॉशिंगटन में पाबंद किया गया है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, मैं मिसिसिपी आऊंगी, एलेक्स ने कहा। कोई रुकावट है? क्रिस ने पूछा। वो मेरे क्रेडिट कार्ड पर नजर रखे हुए हैं और गालिबन सेल फोन पर भी, लेकिन वो इस फोन से बेखबर हैं, एलेक्स ने कहा। क्रिस ने दिमाग लड़ाया। मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कराता हूँ, डायरेक्ट जैक्सन आ जाओ, मैं पिक कर लूंगा, किराए की गाड़ी का बंदोबस्त भी हो जाएगा, क्रिस ने कहा। शुक्रिया क्रिस, एलेक्स ने कहा। एंड्रयू रिको क्लब के स्टीम रूम में कार्सन बार्नेट के हमरा था। बार्नेट बीवी से जान छुड़ाने के लिए एंड्रयू की तजवीज पर नीम आमादा हो चुका था। मैं नहीं समझता कि मैं पहला आदमी हूं जिसे तुम इस रास्ते पर लेकर जा रहे हो, बार्नेट ने कहा। एंड्रयू ने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने काफी सोच विचार की है, यह सौदा मुझे महंगा नहीं पड़ेगा, वो बोला। तुम्हारी बहुत सी दौलत बच जाएगी, एंड्रयू ने ऑयलमैन को जवाब दिया। लेकिन शर्तिया फिर भी भारी रकम लगेगी, कार्सन ने कहा। इतनी नहीं जितनी तुमको तलाक की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। तलाक देकर तुम गोया तकरीबन कंगाल हो जाओगे, एंड्रयू ने कहा। एंड्रयू का ध्यान ग्लाइकॉन यानी ट्रेवर की तरफ था। आखिरी बार उसने ग्लाइकॉन को शिकारी कैंप की मुलाकात में देखा था। उसने हस्बे वादा विलियम ब्रॉड का कांटा निकाल दिया था, लेकिन वो एजेंट मोर्स का किस्सा खत्म नहीं कर सका था, वरना वो धमकी का पैगाम क्यों कर भेज सकती थी। खुद उसने ठीक किया कि वो पैगाम ब्यूरो तक पहुंचा दिया। एंड्रयू के ब्यूरो में ताल्लुकात ने एजेंट मोर्स की बदनुमा पिक्चर पेंट कर दी थी। ब्यूरो इसके या ग्लाइकॉन के लिए खतरा नहीं था, असल खतरा एजेंट मोर्स की शक्ल में था। ग्लाइकॉन से राब्ते का ना होना उसे खुल रहा था, लेकिन वो बार्नेट जैसी मोटी आसामी को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। दूसरे केसेस के मुकाबले में बार्नेट से वो दोनों दुगनी रकम वसूल कर सकते थे, बस किसी तरह डील करनी थी। मिस्टर बार्नेट, क्या इस मामले में तुमने किसी वकील या कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे से राब्ता किया था? एंड्रयू ने कहा। नहीं, वो बोला। ठीक है, अब गौर से सुनो। कोई तुम्हारी बीवी का मर्डर नहीं करेगा, उसकी मौत कुदरती अंदाज में होगी, समझे? एंड्रयू ने कहा। हाँ शायद, लेकिन कितना वक्त लगेगा? उसने पूछा। ये काम तेजी से नहीं होगा, एंड्रयू ने वाजे किया। 12 से 18 महीने लग सकते हैं, एंड्रयू बोला। बार्नेट धीरे धीरे सर हिला रहा था। मुझे क्या करना है? उसने कहा। तुम और मैं आज के बाद नहीं मिलेंगे, एंड्रयू ने कहा। मैं एक सिल्वर शेवलेट अंपाला
एनाडील गोल्फ क्लब में पार्क करूंगा। 1 हफ्ते बाद ट्रंक में तुम्हें लीगल साइज का लिफाफा मिलेगा। उसमें अदायगी से मुतालिक हिदायत प्रिंट होंगी। तुम्हारे केस में अदायगी खाम हीरो की शक्ल में होगी, एंड्रयू ने कहा। बार्नेट ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन एंड्रयू ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। सब कुछ प्रिंटेड होगा। तुम्हें एक बॉक्स ट्रंक में छोड़ देना है, जिसके अंदर तुम्हारी बीवी की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री, हर उस चाबी की नकल जो किसी भी तरह तुम्हारी बीवी की जरूरत रहती है। ज्यादातर घर की चाबियां होंगी, घर के सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड, कंप्यूटर्स के पासवर्ड, तुम्हारी बीवी का हफ्तावार तफसीली शेड्यूल, मुख्तसर ये कि हर वो शय जिसका तुम्हारी बीवी की जिंदगी से कैसा ही ताल्लुक क्यों ना हो, हर चीज। समझ गए? एंड्रयू ने कहा। बार्नेट खामोशी से वकील को घूर रहा था। फैसला तुम्हारे हाथ में है मिस्टर बार्नेट। अगर कोई और बात तुम्हारे जहन में है तो उसे भी अभी जाहिर कर दो। अगर चाहो तो सोचने के लिए वक्त भी ले सकते हो, एंड्रयू ने कहा। बार्नेट ने कोई जवाब ना दिया। अगर बॉक्स 1 हफ्ते में आ गया तो हमारी डील पक्की और हम आगे बढ़ेंगे। इसके बरखिलाफ हुआ तो डील खत्म, हमारी रजामंदी पर मुनहसिर है। और एंड्रयू ने बात खत्म कर दी। बिलाखिर बार्नेट ने जबान खोली। मैं अम्पाला के अंदर कैसे जाऊंगा? मैं एक फालतू चाबी तुम्हारी गाड़ी के अगले बाएं व्हील पर छोड़ दूंगा, एंड्रयू ने जवाब दिया। तुम्हें इल्म है कि मैं किस गाड़ी में हूंगा? बार्नेट ने पूछा। लाल रंग की हमर, एंड्रयू ने कहा और उठ खड़ा हुआ। हवाई सफर का पहला घंटा एलेक्स ने मिलीजुली कैफियत में गुजारा था। बादजा उसने फोन निकालकर वॉइसमेल चेक की। पहला पैगाम विल क्रेमर का था, जिसके मुताबिक उसके आदमी ने थोड़ा शेफर्ड और शैन लेंस सिंह की वीडियो बनाई थी। दूसरा पैगाम क्रिस शेफर्ड का था। वो किराए की कार के बारे में बता रहा था, जो जैक्सन पहुंचने पर एलेक्स के लिए दस्तयाब होगी। जब एलेक्स ने तीसरा पैगाम सुना तो उसकी धड़कन गैर मुतवाजिन हो गई। वो जॉन कटर की आवाज थी। वो FBI का टॉप का फील्ड एजेंट था। उसे कई बरस सीरियल किलर्स के खिलाफ काम किया था। बाद में वो दरख्वास्त देकर खुद ही नॉर्मल ड्यूटी पर वापस आ गया था। ब्यूरो में उसे कदरों मंजिलत हासिल थी। जब एलेक्स बहन के केस में उलझी तो उसने जॉन कटर से राब्ता किया था, लेकिन इस वक्त वो वाइफ के साथ तातीलात पर था। एलेक्स, जॉन बोल रहा हूँ। मैं कुछ देर पहले वापस आया हूँ, अंडरकवर काम कर रहा हूँ। 10 दिन पहले तुम्हारा पैगाम सुना तो यकीन नहीं आया था। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, किसी वक्त भी कॉल कर सकती हो। एलेक्स के बदन में सुकून और तवानाई की लहर ने जन्म लिया, लेकिन फौरन ही दिमाग में खदशे ने सर उठा लिया। बहुत मुमकिन था कि जॉन कटर बेखबर होगा कि एलेक्स को मअतल कर दिया गया है। पूरी दुनिया में अगर वो किसी से मदद मांगने में पहल करती तो वो जॉन कटर था। एलेक्स ने गहरे गहरे सांस लिए, फिर कटर का नंबर मिलाया। कटर, जॉन कटर, जवाब आया। जॉन, मैं एलेक्स मोर्स, एलेक्स ने कहा। जॉन ने फौरन जवाब नहीं दिया। मुझे सुबह इल्म हुआ है। मुझे अफसोस है। क्या तुम बहन के केस पर काम बंद कर रही हो? जॉन कटर ने पूछा। एलेक्स ने हिचकिचाकर कहा, मैं जो बात करूंगी क्या वो तुम तक रहेगी? तुम बेहतर जानती हो एलेक्स, जॉन कटर ने कहा। जॉन, मैं रुक नहीं सकती। मैं जानती हूं कि मैं दुरुस्त हूं और डॉक्टर को भी यकीन आ गया, जो खुद अगला टारगेट है। एलेक्स ने डॉक्टर केस के बारे में बताया। ये पागलपन मालूम होता है, लेकिन हकीकत है। 2 आदमियों की टीम है, एक वकील और दूसरा मेडिकल प्रोफेशनल। दोनों भारी रकूम के एवज फुल प्रूफ तरीके से कत्ल कर रहे हैं। उनका हथियार कैंसर है, एलेक्स ने कहा। कैंसर? तुम्हें यकीन है? कटर ने नरमी से कहा। 100%, एलेक्स ने आंखें बंद कर ली। मुहर्रिक क्या है? कटर ने पूछा। मुख्तसर ये कि तलाक का मसला है। कानूनी तरीके से मियाँ या बीवी तलाक लेते हैं तो भारी रकम का नुकसान है। वकील अपने साथी के साथ मिलकर मालदार असामियों के मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाता है। तलाक की बजाय मियाँ या बीवी को कत्ल किया जाता है, एलेक्स ने कहा। कटर ने तवील वक्फे के बाद कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं, एलेक्स बोली। कटर हंस पड़ा। ये कहो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझसे क्या काम लेना है। ओके, 3 घंटे में बजरिया कार तुम जैक्सन मिसिसिपी आ सकते हो। मेरा जहाज वहीं उतरेगा। मैं तुम्हें डॉक्टर से मिलवाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनो, फिर मेरी सुनो। मुझे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा तजर्बा दरकार है। प्लीज कहो, तुम आओगे? एलेक्स ने कहा। कुछ देर वक्फा हुआ, उसके बाद कटर ने सवाल किया, कहाँ मिलेंगे? क्यूट लॉज, एलेक्स बोली। वादा नहीं करता, पर कोशिश करूंगा, कटर ने कहा। क्रिस और बेन का सरदर्द बढ़ता जा रहा था, साथ ही दवा भी बढ़ रही थी। वो दोनों साथ थे। एलेक्स की कॉल आई तो क्रिस ने बेन को काउच पर लेटाया और खुद बाथरूम की तरफ आ गया। फोन कान से लगाया। क्रिस, दिन में 12 बजे के बाद तुम जैक्सन आ जाओ। जरूरी है, मैं तुम्हें जॉन कटर से मिलवाना चाहती हूँ। वो ब्यूरो का टॉप एजेंट है।
वो सीरियल मर्डर्स का स्पेशलिस्ट भी रहा है। वो हमारी मदद करेगा। एलेक्स की आवाज आई। वो क्यों करेगा जबकि तुमको निकाल दिया गया है? क्रिस ने कहा। आखिरी फैसला बाकी है और जॉन कटर अच्छा दोस्त है। क्लेमर ने मुझे थोड़ा और शैन का फोटो ईमेल किया है। मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया है। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बेहतरीन काम तुम ये कर सकते हो कि जैक्सन आ जाओ, अपनी खातिर और बेन के लिए। एलेक्स ने कहा। मैं चाहूं भी तो नहीं आ सकता। हम दोनों बीमार हैं, दोनों के सर में दर्द है। ये सुबह से चल रहे हैं। एलेक्स, मुझे जाना होगा। क्रिस ने फोन रख दिया। वो फ्रंट ऑफिस में आया, कंप्यूटर में पासवर्ड डालकर ईमेल अकाउंट खोला। क्लेमर का मेल एड्रेस था। उसने दिली माजरत का इजहार किया था। मेल के साथ एक फाइल अटैच थी। क्रिस की उंगलियां माउस पर थीं। वो अजियत में मुब्तला था। वो जानता था कि जो कुछ भी वो देखने वाला है उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सरदर्द वक्ती तौर पर गायब हो गया। उसने फाइल खोली। थोड़ा स्टील बालकोनी पर कोहनियां रखे खड़ी थी। लिबास के नाम पर उसके बदन पर एक धागा भी नहीं था। क्रिस की खाली मुट्ठी सख्ती से भींच गई। तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, लेकिन थोड़ा के उकुम में जो आदमी खड़ा था वो आसानी उसे पहचान सकता था। वो शेन था। उसका एक हाथ थोड़ा की मरमरी लचकदार कमर पर था। क्रिस को उपकाई आई। वो बाथरूम की तरफ भागा और उपकाई कर दी। डॉक्टर शेफर्ड, नस्वानी आवाज आई। वो नर्स होली थी। वो डेस्क पर वापस आया और कंप्यूटर स्क्रीन नीचे कर दी। कम इन। हॉली ने अंदर आकर डॉक्टर को देखा। आप ठीक हैं? यकीनन गुस्से और सदमे के आसार डॉक्टर के चेहरे पर नुमाया थे। हाँ, कुछ थकन सी है, क्रिस ने कहा। मिस्टर मार्टिन आपका इंतजार कर रहे हैं, हॉली ने इत्तला दी। मैं आ रहा हूं, क्रिस ने कहा। होली मजीद कुछ कहे बगैर बाहर चली गई। क्रिस के सीने पर जैसे वजनी सेल आन गिरी थी। नाकाबिले बर्दाश्त अजियत थी। सीना जल रहा था। सेलफोन की आवाज उसे ख्यालात के भंवर से बाहर ले आई। एलेक्स की तरफ ध्यान गया था। उसने फोन उठाया। तुम ठीक तो हो? एलेक्स की आवाज आई। हाँ, क्रिस ने थके हुए अंदाज में कहा। एलेक्स ने उसे लेन सिंह की सरगर्मियों से आगाह करते हुए इजहार अफसोस किया। तुम अफसरदा हो? क्रिस का अंदाज सवालिया था। हाँ, मुझे तुम्हारी और बेन की फिक्र है, एलेक्स ने कहा। यह सच नहीं है, तुम्हें एंड्रयू की फिक्र है। तुम उसे ठिकाने लगाना चाहती हो, क्रिस ने कहा। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ सतही या सस्ते इंतकाम की बात नहीं है। मुझे तुम दोनों की परवाह है, और मेरी बहन के अलावा इन सब की भी, जो ऐसी दरिंदगी का निशाना बने हैं, एलेक्स ने कहा। क्रिस खामोश रहा। एक और बात भी है, तुम दोनों को एक साथ सरदर्द शुरू हुआ, क्या ये इत्तेफाक है? मैं कदरे खौफजदा हूं, वो बोली। हाँ, ऐसा ही है, क्रिस ने आहिस्ता से कहा। और अंकल क्लेमर की यही कैफियत है, एलेक्स ने इंकशाफ किया। क्रिस के दिमाग में सनसनाहट होने लगी। क्या सोचे हो? मैं परेशान हो गया हूं, क्रिस ने कहा। 2 के साथ इत्तेफाक, लेकिन 3 के साथ? मेरी अकल तस्लीम नहीं करती, और समझ में भी नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। अंकल को तो मैंने तुम्हारे और बेन के लिए छोड़ा था, एलेक्स ने कहा। क्रिस के जहन में मान एलेक्स के होटल के कमरे का मंजर उभर के आया। कुछ सोचकर वो बोला, एलेक्स, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हारे इल्म में है और मैं नहीं जानता? क्रिस ने कहा। अंकल क्लेमर की इतलात के मुताबिक लेन सिंह गंदे धंधों में मुलविस है, मसलन जुआ, नर्सिंग होम्स, ड्रग्स वगैरह वगैरह, एलेक्स ने कहा। मेरा ख्याल है कि कैंसर केयर सेंटर से ताल्लुक रखता है। तुम क्या सोचती हो? क्रिस ने चंद तिबी इस्तिलाहात का नाम लिया। लेकिन ये घिनौना खेल तो 5 साल से जारी है। लेन सिंह इसका हिस्सा क्यों कर हो सकता है? थोरा ने चंद हफ्ते कबल वकील एंड्रयू से राब्ता कायम किया था, एलेक्स ने जवाब दिया। एंड्रयू कैसे लेन सिंह को तुम्हें मारने के लिए हायर कर सकता है? ओह नो नो, एलेक्स ने कहा। क्यों, क्या बात है? क्रिस ने बेचैनी महसूस की। थोरा का साबका शौहर रेड साइमन। थोरा ने रेड साइमन से जान छुड़ाने के लिए 3 साल पहले एंड्रयू को इस्तेमाल किया होगा। यकीनन वो तब से लेन सिंह को जानती हो। यह भी मुमकिन है कि वो वकील के जरिए ही लेन सिंह से मिली हो, एलेक्स ने कहा। लेकिन साइमन कैंसर से नहीं मरा था, क्रिस ने एतराज किया। मेरी बहन की मौत भी कैंसर से नहीं हुई थी, एलेक्स बोली। लेकिन एंड्रयू का पार्टनर तो कोई और है, तुम जानती हो, और उसने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की थी। क्रिस का जहन उलझ गया। वो गुस्से और खौफ की मिलीजुली कैफियत का शिकार था। ये कैफियत उसे डिप्रेशन में लेकर जा रही थी। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। तुम्हारा दोस्त कब आ रहा है? क्रिस ने पूछा। अगर तुम 1 घंटे में निकल पड़ो तो जैक्सन में कटर से मुलाकात हो जाएगी, एलेक्स ने जवाब दिया। ठीक है, मैं पहुंचता हूं, क्रिस ने कहा। शुक्रिया क्रिस, एलेक्स बोली। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये बका का मसला बन गया है, क्रिस ने कहा।
क्रिस एग्जामिनेशन रूम में टॉम के साथ बैठा था। उसे मुख्तसर अहवाल बिलाखिर टॉम के गोश गुजार कर दिए। टॉम हैरत से उसे तक रहा था। कोई सवाल मत करना, मुझे तुम्हारी मदद दरकार है, क्रिस ने कहा। क्या चाहते हो? टॉम ने इस्तफसार किया। चेकअप, मेरी तमाम बॉडी चेक करो, क्रिस ने कहा। क्या देखो? तुम क्या महसूस कर रहे हो? टॉम ने पूछा। अलामत सिर्फ सरदर्द की है, लेकिन मुझे कुछ और शक है। मेरे जिस्म का एक एक इंच देखो, क्रिस ने कहा। टॉम कुछ देर तक क्रिस को देखता रहा, फिर खड़ा हो गया। कपड़े उतार कर लेट जाओ, टॉम ने कहा। टॉम ने मुंह से आगाज किया। खुले मुंह में आले से जबान दबाई और अच्छे से बगौर जांचा। इसके बाद चेहरा, गर्दन, सीना, कंधे, बाजू वगैरह। फिर क्रिस को पेट के बल लेटा दिया। कुछ देर बाद क्रिस ने महसूस किया कि टॉम के हाथ उसके कूल्हों पर हैं। क्रिस ने सोचा कि अब वो टांगों के उकुब में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या बात है? क्रिस बोल उठा। वाज़ेह नहीं है, गालिबन यहाँ इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया है, टॉम बड़बड़ाया। क्रिस की सांस रुक गई। तुम्हें यकीन है? हाँ, तकरीबन ये सुई का निशान है। टॉम ने गहरी सांस ली। क्रिस ने उठकर पतलून चढ़ाई। उसके हाथ में लर्जिश थी। चलो, बेन को भी चेक करना है, क्रिस ने कहा। बेन के बदन पर कोई निशान नहीं मिला। क्रिस ने बेन को हॉली के हवाले किया और एक्सरे रूम का रुख किया। वहां उसने नैन्सी से कहा कि पेट और सीने का एक्सरे करे। उसने हैरानी से अपने आजर को देखा, लेकिन खामोशी से कार्रवाई में मशगूल हो गई। इंजेक्शन के निशान का क्या मतलब है? क्या ताबकारी मादा इंजेक्ट किया गया है? क्रिस ने लाइट बॉक्स पर एक्सरे शीट लगाकर मुआयना किया। वो डार्क स्पॉट्स की तवक्का कर रहा था, ताम कोई गैर मामूली चीज मुशाहिदे में नहीं आई। टॉम करीब खड़ा था। उसे अपना हाथ क्रिस के कंधे पर रख दिया। मुझे मजीद कुछ बताओ, वो बोला। क्रिस इसको कमरे से बाहर लेकर आया। उसे थोड़ा और लेंसिंग के बारे में बता दिया। FBI एजेंट का जिक्र भी किया। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं, हालांकि कोई और होता तो यकीन नहीं करता। बहरहाल तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। क्रिस ने तशक्कुर आमेज अंदाज में टॉम से हाथ मिलाया। बादशाह बेन को लेकर वहां से निकल गया। बेन को उसने मिसेस जॉनसन के घर पर छोड़ा। उसे निकलते वक्त टॉम से सवाल किया था कि क्या लेंसिंग रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर का हिस्सेदार है या नहीं। टॉम ने लाइल्मी का इजहार किया। रह रहकर उसके दिमाग में खदशा सर उठा रहा था कि ग्रेस के कातिल ने फिर अपना वार कर दिया है। एल्डन ट्रेवर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के अपने ऑफिस में बैठा था। वो अपनी अगली और गहरी चाल चलने की तैयारी कर रहा था। एंड्रयू की जानिब से कई ईमेल्स मौसूल हो चुकी थी। अलबत्ता मुलाकात के लिए तयशुदा सिग्नल दुरुस्त थे, जो एम साउथ टावर से कई बार नशर हुए थे। एंड्रयू चकामोगा में ट्रेवर का मुंतजिर था। वो नई क्लाइंट के बारे में भड़के लगा चुका था। एंड्रयू के लिए दौलत ही अव्वलीन तरजीह थी, जबकि ट्रेवर बाखबर था कि खतरा बढ़ता जा रहा है और नए क्लाइंट से डील मुकम्मल होने का इम्कान नहीं। एंड्रयू बेखबर था कि ट्रेवर के साथ पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। क्रिस शेफर्ड को इंजेक्शन लगाकर ट्रेवर ने दी एंड कर दिया था। अपनी लैब भी उसे बंद करना थी। एक मसला रह गया था, वकील एंड्रयू। 5 साल से डॉक्टर ट्रेवर ने वकील के साथ फरार का बंदोबस्त कर रखा था, जिसके बाद वो अमेरिका से निकलकर महफूज और लग्जरी लाइफ गुजार सकते थे। वक्त पड़ने पर हरीस वकील के लिए फरार मौजूद था, लेकिन ट्रेवर जैसा साइंसदान अपने काम से मोहब्बत करता था। उसे भागने का मंसूबा सूट नहीं करता था। उसके लिए अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च अजीज थी। 5 साल एंड्रयू के साथ काम करके वो कायल हो गया था कि वकील से एक वक्त पर अलग होना ही पड़ेगा। ट्रेवर की कीमती खिदमात हासिल करने के लिए कई ममालिक तैयार थे, लेकिन उनके अपने मकरूह मफादात थे, जबकि वो अमेरिका में रहकर काम करना चाहता था। फोन की आवाज पर उसने आईडी को चेक किया। बायट की कॉल थी। डॉक्टर ट्रेवर, वो बोला। डॉक्टर, बायट बोल रहा हूं। एंड्रयू खुद को बचाने के लिए वेबसाइट पर जाता है, बायट ने कहा। तुमने की स्ट्रोक रिकॉर्ड किए? यस सर, बायट बोला। मैंने जो नंबर दिया है उस पर फैक्स कर दो, ट्रेवर ने कहा। यस सर, साइट के बारे में भी बता देता हूं। नाम एक्स निहीलो है। ये डच साइट है। उसका काम नेट पर अफराद को गुमनाम रखना है, बायट ने कहा। शुक्रिया। ट्रेवर ने फोन बंद कर दिया। 1 मिनट बाद बायट ने फैक्स कर दिया। ट्रेवर ने बदमज़गी से फैक्स का मुताला किया। वकील के बारे में शक ठीक था। वो अपनी बका के लिए रोजाना साइट पर लॉग ऑन होता था। तस्दीक के लिए वो महफूज है। अगर ऐसा ना करता तो 10 दिन में डच साइट कच्चा चिट्ठा डिजिटल फाइल के जरिए पुलिस और FBI के हवाले कर देती। ट्रेवर ने फाइल खोलने की कोशिश की। वेबसाइट ने इनकार कर दिया। उसके लिए अलहदा पासवर्ड दरकार था। जाहिर है कि जब एंड्रयू ने फाइल बनाई थी तब से उसे खोला नहीं था। यही वजह थी कि बायर्ड का खास लेजर सिस्टम पासवर्ड रिकॉर्ड नहीं कर सका था।
कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने खुद से कहा। जब तक एंड्रयू बिलानागा एक्स निहिलो पर लॉग ऑन होता रहेगा, तबाकुन फाइल महफूज रहेगी। डच साइट ही की वजह से वकील की जरूरत खत्म हो रही थी। ट्रेवर अपना हिस्सा आमदन नातराशिदा हीरो की शक्ल में वसूल करता था। इसके लिए ये महफूज तरीक़ाकार था। एंड्रयू की हिर्स ने क्लाइंट्स की तादाद बढ़ा दी थी। नतीजतन मकतूलीन की तादाद में भी इजाफा हो गया और स्पेशल एजेंट एलेक्स ने खोज लगा लिया। ग्रेस के केस में उसे यकीन था कि वकील ने झूठ बोला था। उसे इल्म था कि ग्रेस की बहन FBI में है, लेकिन ये बात उसने ट्रेवर को नहीं बताई थी। ऐसे केसेस में हाथ डालना ट्रेवर की पॉलिसी के खिलाफ था। डच साइड से भी ट्रेवर बेखबर रहा था। वो मामूली खतरा भी मोल लेके देने के खिलाफ था। एक्शन लेने का वक्त आ गया था, जिसका मतलब था कि एडवर्ड बडल से रब्ता किया जाए। ट्रेवर ने 2 साल से बडल को नहीं छेड़ा था। ट्रेवर ने बडल का कार्ड निकाला और नंबर मिला दिया। 2 घंटियां बजने के बाद आवाज आई, दिस इज बडल। एल्डन ट्रेवर, जनरल, एल्डन ट्रेवर ने कहा। दूसरी जानिब खुरदरा सा कहकर बुलंद हुआ, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? जगह बदलनी है, ट्रेवर बोला। मंजिल बताओ, बडल ने कहा। यहीं रहूंगा। मुझे नई शनाख्त दरकार है, ट्रेवर ने कहा। मैं समझ गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में तुम्हारी रिसर्च मेरी नजर में रही है। यूं लगता है कि वो लोग तुम्हारे टैलेंट का पूरा फायदा नहीं उठा रहे, बडल ने कहा। इस मरतबा ट्रेवर ने कहा लगाया, चंद कवानीनों जवाबित आड़े आते हैं, लिहाजा मैं निजी तौर पर तहकीक साथ साथ करता रहता हूँ, खुसूसन जानवरों पर, ट्रेवर ने कहा। जानवरों पर? बडल ने दिलचस्पी से सवाल किया। वीवो रिसर्च, जानवरों के अंदर जिस्म के अंदर, ट्रेवर ने कहा। तुमने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है। हमारे ट्रांसजेन प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी रिसर्च मददगार साबित होगी। ये बताओ कि शनाख्त बदलने की कितनी जल्दी है? बडल ने पूछा। 2-3 दिन में, अगर मुमकिन हो, ट्रेवर बोला। ठीक है, और मैं बिल मुशाफा मिलना चाहूंगा, जहाज पकड़ता हूं, क्या ये मुमकिन है? बडल ने पूछा। क्यों नहीं सर, ट्रेवर मुस्कुराया। गुड, दोबारा तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा, बडल ने कहा। मुझे भी सर, ट्रेवर बोला। राब्ता मुनक़ता करके ट्रेवर ने बडल का कार्ड उसी जेब में रख लिया जिसमें बाइट का फैक्स रखा था। अब उसका मुस्तकबिल एक जेब में था और मुस्तकबिल का वाहिद खतरा एंड्रयू था। कल रात तक वकील जिंदगी की कैद से आजाद हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।